आप बताएं कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और कब किया? सर मैंने ग्रेजुएशन बीटेक किया है सर कंप्यूटर साइंस से 2011 में वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। अच्छा जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सर। अच्छा अच्छा। तो आप 2011 से फिर क्या कर रहे थे? आपकी वीडियो फिर चली गई है रवि जी। यस यस सर आ गई है। थोड़ा कैमरा पे देखिए फिर से। यस सर। हाँ सर 2011 से मैंने 2014 तक मैंने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है। अच्छा और उसके बाद मैंने सर एसएससी करके सर अभी सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में जो अभी जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया है अच्छा सर। सेंट्रल जीएसटी में सर जीएसटी एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत। अच्छा। तो अभी आप जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं। एसएससी किए थे आप? यस सर एसएससी मैंने क्वालिफाई किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर तो बड़े अच्छे जगह पे हैं अभी आप तो। जीएसटी अभी तो वही टैक्सेस हैं जो कि इकोनॉमी को संबलता प्रदान कर रही है। फिर आप वहाँ से क्यों आना चाहते हैं? सर एक्चुअली सर थोड़ा लाउड बोले जो आप। सर बीपीएस जो सर जितने ये सर बीपीएस में पोस्ट हैं वो सर एक्चुअली सर वहाँ लेवल 9 के पोस्ट ज़्यादा हैं और यहाँ पे मैं सर लेवल 7 में हूँ। इसका भी वहाँ पे सर और जो मेरा प्रायोरिटी है सर उसके हिसाब से सर मैं पहला मेरा पोस्ट प्रायोरिटी है सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद सर बिहार पुलिस सर्विस, सर बिहार फाइनेंशियल सर्विस। तो सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने का एक अवसर मिलेगा अगर मैं वहाँ पर। आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ रवि जी। आवाज़ बड़ी कट के आ रही है। यस सर। सर अब कुछ ऐसे हाँ हाँ अब आ रही। चलिए यस सर। आपने पढ़ाई तो की, टेक्नोक्रेट थे आप। इसमें कौन सा विषय लिया आपने? सर इसमें मैं ऑप्शनल में सर हाँ सर लेबर एंड सोशल वेलफेयर है सर। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर लेने के पीछे आपकी क्या तर्क देंगे आप इसके पीछे? सर पहला तक तो यह है सर कि मैं जो जिस सब्जेक्ट से मैं बीटेक किया हूँ सर वो सब्जेक्ट वो ऑप्शनल में नहीं था लिस्ट में। और सर एक्चुअली सर जो मैं वर्किंग आवर्स के तहत मैं सब्जेक्ट के साथ गो थ्रू किया जितने चैप्टर को, तो ऐसा मुझे लगा कि सर ये इजीली मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। और सर इसका जो सब्जेक्ट मैटर है सर जो मैं काम करने अगर जाऊँगा सिलेक्शन के बाद सर इसका बहुत सारा यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं। सर इसका सामग्री भी थोड़ा अवेलेबल मार्केट में है सर और ऑनलाइन भी सर बहुत चीज़ अवेलेबल है। तो ये सर मेरा एक्चुअली सर ज़्यादातर मटेरियल मिल जाने के साथ मेरा रुझान ज़्यादा रहा कि ये सब्जेक्ट हम चूज करें और इससे आगे बढ़ें। जीएसटी के बारे में आप जरा मुझे बताएं, जीएसटी कैसा कर? सर जीएसटी एक्चुअली सर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये सर एक्चुअली जीएसटी ये कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेटेड वेल्थ टैक्स है सर। एक्चुअली सर लास्टली जहाँ पे जो गुड्स कंज्यूम होगा या वहाँ पे वो टैक्स कर लिया जाएगा। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो जीएसटी लागू है इसको 3 वर्गों में विभक्त किया गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो ये आईजीएसटी क्या है? सर आईजीएसटी का सर फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
एक्चुअली सर IGST इज नॉट ए टैक्स, इट इज ए वॉशेबल टैक्स। सर एक्चुअली सर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर IGST तो सर ज़्यादा सर समझना है। थोड़ा लाउड बोले ना सर दे सकता हूँ एग्जांपल? सर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हाँ अगर ज़्यादा समझने के लिए IGST हाँ दीजिए दीजिए। सर एक्चुअली सर, हाँ सर एक्चुअली क्या होगा, तो क्या होता था पहले इंटर स्टेट अगर कोई भी सप्लाई करेंगे सर, तो सर पहले क्या होता था, तो वो हमको सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। उसके बाद क्या होगा सर कि एक्चुअली सर व्यापारी लोग दूसरे स्टेट में ना ले जाके वही स्टेट में सर वो उसको सेल कर देते थे, ताकि जो वैट उनको 14% देना पड़ता था वो उनको 2% ही देना पड़ा, जिसके कारण सर ऐसा वो 12% का टैक्स एवेजन करते थे। एक्चुअली सर GST में एक्चुअली देखा गया है कि इसको इस तरह को रोका जाए, इसलिए GST को लाया गया है, ताकि आपका एक टैक्स दे दे इंटर स्टेट सप्लाई पे और इसका आप क्रेडिट ले लें। तो IGST सर कोई एक टैक्स नहीं है, वॉशेबल टैक्स है, जिसको सर इंटर स्टेट सप्लाई पे लिया जाता है, और इसको इसका सर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो व्यापारी हैं जो पे किए हैं उनको दे दिया जाता है। GST के दायरे से किस किस चीज को बाहर रखा गया है? GST के दायरे से सर लिक्विड को बाहर रखा गया है, अल्कोहल लिक्विड को, सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया है। अच्छा, ये पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद को बाहर रखने के पीछे क्या रीजन है? सर एक्चुअली सर पेट्रोलियम सर एक्चुअली ये तो हम लोग ज़्यादातर तो सर यहाँ पे ज़्यादातर तो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करते हैं, और सर इसका क्या है कि डेली सर एक प्राइस चूज किया जाता है, डेली प्राइस बढ़ता है सर घटता है। तो सर GST में इसको एक कांस्टेंट का प्राइस रखना मुश्किल था, जिसके कारण, और सर स्टेट का भी एक मानना था कि ऐसा ये GST अगर इसमें अडॉप्ट किया गया, अगर पेट्रोलियम को भी रखा गया तो मेरा जो राजस्व है वो घटेगा, इसके कारण सर पेट्रोलियम GST के दायरे से बाहर। इससे तो जनता को बहुत घाटा हो रहा है। पेट्रोलियम का दाम इस लॉकडाउन के पीरियड में पिछले 40 वर्षों में सबसे न्यूनतम मूल्य था, इसके बावजूद भी प्राइस जो है वो स्टैटिक रहा, उससे अधिक ही रहा, कम नहीं किया गया। तो ये तो रेवेन्यू प्राप्त करने के चक्कर में जनता पीसी जा रही है। आप कहते हो कि बाजार आधारित मूल्य तय किए जाएंगे पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे तो दाम बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पेट्रोलियम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होंगे तो कम होंगे। यही तो कहा था मनमोहन सिंह ने जब इसको बाजार आधारित किया था, लेकिन आज की तारीख में तो नहीं हो रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक्चुअली सर मेनली इसका रीजन यही है सर कि एक्चुअली सर ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, और उसी आधार पर सर हम लोग इसका प्राइस वैल्यू करते हैं। तो इसलिए सरकार सर इस पे सर वही मूल्य को जो बाजार निर्धारित है वही मूल्य को रखना चाहती है। और सर कोविड के कारण सर सामान्य ही रह गया। इसका कारण ये भी है कि सर दूसरे देशों में भी सर जो खनन है, माइन जो है जो खनन होता है और उसके बाद रिफाइन होता है, वो सर वो कार्य बंद रही। अब वो लोग सर थोड़ा सा स्टॉक रख दिए हैं सर। उसके बाद अभी जब मार्केट ओपन हुआ है उसके बाद सर तो उसको सामान ही रखा गया है। तो ये अच्छा, ये GST जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक समिति गठित की गई थी कि GST को कैसे लागू करना है, वो समिति का नाम बता सकते हैं? सर ये तो यूपीए गवर्नमेंट के 2006 के बजट नहीं, 2006 नहीं, ये तो 2000 में ही गठित कर दी गई थी। 2002 में तो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था उन्होंने। ये सर लागू के लिए मनमोहन सिंह ने प्रयास जरूर किया था,
लेकिन समिति तो गठित की थी अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट ने। वो कमेटी का रिकॉल नहीं कर पा रहा। विजय केलकर साहब थे, विजय केलकर समिति थी। हाँ, जी हाँ, 13 फाइनेंस कमीशन के। हाँ। अच्छा, एक वजह बताएंगे कि जो जीएसटी है वो किन किन देशों में भारत से पहले ही लागू थी, और जीएसटी का अगर प्रतिशत देखें तो किस देश में सबसे न्यूनतम है अभी? सर एक्चुअली सर ये तो फ्रांस में सर 1954 से लागू है, और जगह पे सर ये जीएसटी का नाम ना लेके वैट के नाम से लागू है। चाइना में भी सर वैट है, यूएई में भी वैट है सर, और फ्रांस में सर भी वैट है। सब जगह वैट के नाम से जाना जाता है सर। यहाँ पे सर नहीं, पाकिस्तान में आपसे पहले लागू हुआ, न्यूजीलैंड में आपसे बहुत पहले लागू हुआ, मलेशिया में बहुत पहले से लागू है, सबसे कम तो मलेशिया में है, और हांगकांग में है। ठीक है, इन सब जगह जीएसटी लागू है। हमारे यहाँ जीएसटी की दर जो है वो 4 प्रकार की दरें हैं, ऐसा कहीं भी विश्व में नहीं है। ये कौन कौन सी दरें हैं, ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअली सर इसमें बहुत सारा गुड्स अलग अलग प्रकार के हैं, और जिसमें सर 5% है सर टैक्स, 12% है, 18% है, और 28% है सर। जितना लग्जरी आइटम्स जितना है सर, जैसे उसको 28% के टैक्स में रखा गया है। जितना थीन गुड्स है सर उसको 28% के टैक्स में रखा गया है, और सर और सब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको 18%, 12% और 5% के भी टैक्स में रखा गया है। आज जो परिस्थिति है जो बहुत ही नाजुक है, इसके बावजूद भी खाद्य पदार्थों पर, अधिकांश खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दर 18% है। ये मुझे लगता है कि गरीबों के प्रति, जो निम्न वर्ग है उनके प्रति अन्याय है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? अगर गरीबों की बात करें सर तो वो सर ज्यादातर तो देखा गया जो सामान ज्यादा तो पुअरेस्ट जो है सर वो ज्यादा अवेल नहीं करते हैं, थोड़ा सा मिडिल क्लास करते हैं सर। इसमें सर 18% का इसको टैक्स स्लैब में कुछ को रखा गया है, कुछ तो सर वो 12% के भी स्लैब में रखा गया है सर। वो अलग अलग टाइप ऑफ वेराइटीज होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं सर। उसके लिए सर हमेशा एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग होते रहती है, और ट्रेडर्स के डिमांड पे सर, ट्रेड एसोसिएशन के डिमांड पे और मार्केट को देखते हुए सर वो टैक्स स्लैब को चेंज किया जाता है सर। सोने के आयात पर जीएसटी की दर कितनी लगाई गई? 3%। ऐसा क्यों है? सोने पे सर 3% टैक्स रखा गया है। क्या है कि सर एक स्कीम आई थी, कॉम्पोजिशन स्कीम। एक कॉम्पोजिशन स्कीम सर दी आई थी जब जीएसटी इम्प्लीमेंट 2017 में हो रहा था। उसमें सर टर्नओवर 1.5 करोड़ के इसका तक टर्नओवर था। उसको सर अलग अलग एक ऑप्शन दिया गया था कि उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में, लेकिन उसमें सर आईटीसी का सुविधा नहीं होगा। तो सर उसमें सर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और जो ये सोना था सर उसमें भी लिया गया था, और रेस्टोरेंट सर्विसेज में लिया गया था। उसमें सर ट्रेडर को 1% दिया गया था, और मैन्युफैक्चरर को 2%, और रेस्टोरेंट सर्विस को 5%, और सर सोना जो सोना लोग काम करते हैं उसमें 3% का स्लैब में रखा गया। अच्छा, मुझे भी थकान हो रही। अच्छा ये बताएं, जीएसटी जो है
को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच लगातार टेंशन बना हुआ है। यस अभी इन दिनों तो और टेंशन क्रिएट हो गया। राज्य जो है और जहां विपक्ष की सरकार है वो तो ज़्यादा ही टेंशन क्रिएट हो रही है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? यस सर, एक्चुअली क्या ये प्रॉब्लम हुआ है सर, जीएसटी कंपनसेशन फंड एक बनाया गया था। एक्चुअली जब जीएसटी इम्प्लीमेंट जब हो रही थी तो उस समय क्या हो रहा था सर, पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता था और सर्विस टैक्स होता था। तो सेंट्रल एक्साइज को मैन्युफैक्चरिंग पे वो ले लिया जाता था टैक्स, वो डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो एक्चुअली सर मैन्युफैक्चरिंग हब जो स्टेट हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब ये जीएसटी आने के बाद सर ये लोग अपना बोलने लगे कि हमको तो जैसे डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया। सपोज कीजिए सर कि अगर कोई सामान गुजरात में मैन्युफैक्चर होती है और बिहार में जाती है तो टैक्स तो वहाँ कलेक्ट होगा। तो इसके लिए सर ये लोग एक जीएसटी बिल को बहिष्कार करने लगे थे। तो सेंट्रल ने एक सर एक रुझान दिए थे इस पे कि जीएसटी फंड बनेगा 5 साल के लिए, जीएसटी कंपनसेशन फंड, और जितना आपका लॉस होगा प्रत्येक साल 14% के हिसाब से आपको दिया जाएगा। सर एक्चुअली अभी क्या प्रॉब्लम हुई है क्योंकि सर एक्चुअली कोविड के कारण जितना फैक्ट्री हो बंद रहे हैं, आवागमन बंद रही है, इंटर स्टेट सप्लाई बंद रही है, जिसके कारण सर रिटर्न भी फाइल नहीं हुआ। सर रिटर्न फाइल होता है तो टैक्स आती है। सर जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग का डेट अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया, रिटर्न फाइलिंग हुआ नहीं तो सर पैसा नहीं आया, तो जीएसटी कंपनसेशन फंड में पैसा नहीं आया। तो जिसके कारण सर वो अभी जो बात हुई है कि मतलब एक जीएसटी का जो कंपनसेशन फंड का पैसा नहीं है सर सेंट्रल के पास, तो इसलिए वो स्टेट को दे नहीं पा रही है। नहीं, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ राज्यों की मांगे तो वाजिब है, राज्य तो मांगना है। आप उसके सारे टैक्सेस को जो उनके रिसोर्सेज थे आप उसको छीन करके आप जीएसटी में मर्ज कर दिया। उनके आय के सारे साधन तो अब है ही नहीं। वैसी दशा में वो तो कंपनसेशन तो मांगेंगे ही। एक्चुअली सर वाजिब है सर एक्चुअली, लेकिन सर एक्चुअली इस समय में जो कोविड का सिचुएशन हुआ है इस समय सर वो जीएसटी कंपनसेशन फंड में पैसा नहीं आने के कारण सर 40वां जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ सर, इसके कारण उसमें सर मेरा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ऑप्शन दिए हैं कि या तो सर जो अभी बकाया है जो 97,000 करोड़ वो पैसा या तो आप आरबीआई से ले लीजिए सर, नहीं तो जो पूरा पैसा जो है सर 2 लाख। एक चीज बताइए, उठा समझ रहा हूँ, एक चीज रवि जी बताइए कि जीएसटी को लागू करने में सरकार से कहीं चूक तो नहीं हुई, क्योंकि जीएसटी परिषद की इतनी बैठकें हुई हैं और इतनी बार इसमें संशोधन किया गया है कि सरकार को लगता है सरकार ने होमवर्क नहीं किया। हर हफ्ते बैठक करती है जीएसटी की और हर हफ्ते उसमें चेंजेज आती है। तो आपको लगता है कि सरकार खुद कंफ्यूज्ड है? एक्चुअली सर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो एक्चुअली सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स रहते हैं सर, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स है सर। स्टेट का अपना कंपनसेशन है, कुछ अपना ट्रेडर्स का भी, एसोसिएशन का भी कुछ अपना कंपनसेशन है सर। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर्स लोग का भी अपना टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के बाद बहुत सारा डिफिकल्टीज आ रही हैं। जो 50 क्रॉस कर चुके हैं सर, जो ओल्ड एज थोड़ा 50 क्रॉस करके एम्प्लॉय जो हैं उनको टेक्नोलॉजी अपनी काम से सर डायरेक्ट वो कंप्यूटर बेस्ड काम किया गया, जिसके कारण थोड़ा सा डिफिकल्टीज अभी हो रही है सर। ये डिफिकल्टीज को दूरी कर दिया जा रहा है और सर इसके कारण सर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअली इसके कारण सर ज़्यादातर मीटिंग होती है सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सर हमेशा ट्रेडर्स के मांग पे सर हमेशा मीटिंग होती है और उसके कारण फूड को एक स्लैब से दूसरा स्लैब किया जाता है सर, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है कि हमारी सरकार जो है किसानों की आय दुगनी करना चाहती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए
सरकार उर्वरकों को जीएसटी के दायरे से क्यों नहीं बाहर करती है? सर ये एक है सर जीएसटी सर, एक्चुअली सर जीएसटी इसलिए नहीं बाहर करना चाहती है सर, एक्चुअली सर एक अगर ये जीएसटी के दायरे से बाहर कर देगी सर, तो हो सकता है कि व्यापारी लोग कुछ टैक्स सिस्टम में सर इवेजन करने लगे, हो सकता है इसके लिए भी सर जीएसटी में रखा गया है खास लोगों को। और एक और बात है सर कि अगर किसान की आय को दुगना करने का सर एक लक्ष्य रखा गया था 2022 तक, तो उस सर बीच में कोरोना दौर के कारण बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है सर यहाँ पे। इसके कारण सरकार अभी लक्ष्य थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन सर सरकार अटेम्प्ट कर रही है, बहुत सारा योजनाएं लाई हैं, बहुत सारा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, अब मुझे बताएं दुकान और प्रतिष्ठान में क्या अंतर है? सर शॉप वो जगह है जहाँ पे सर सामान का खरीद बिक्री होता है सर। प्रतिष्ठान में तो वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज उत्पाद होता है या कोई सेवा दिया जाता है। यानी कि आप जहाँ जाते हो, आप तो इंस्पेक्टर के पद पे हो, आपके दायरे में दुकान और प्रतिष्ठान दोनों आते हैं? सर एक्चुअली सर यहाँ जीएसटी में सर एक भर की बात हुई है, जो 40 लाख के जो ऊपर है वो जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो सर ज्यादातर दुकान जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। मजदूरी और वेतन में क्या अंतर है? सर अगर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अगर कोई काम करे और उसके लिए सर उसको कुछ अगर उसके वजह में अगर पैसा या कुछ सामग्री या कमोडिटी अगर उसको मजदूरी बोलते हैं। सर वेतन एक्चुअली सैलरी एक्चुअली क्या होता है, कोई अगर पर्पस के लिए मेंटली और फिजिकली अगर कोई काम करता है और सामाजिक और आर्थिक के लिए, और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से एक सैलरी मिलती है, तो उसको एक वेतन बोलते हैं, निश्चित से वेतन। अच्छा, बिहार में गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से अब तक महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई? बिहार में सर गरीबी के लिए सर अलग अलग योजनाएं लाई गई हैं। जैसे सर अगर बोला जाए तो वृद्धा योजना है सर, वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा योजना है सर, मुख्यमंत्री विधवा योजना है सर अभी, और सर मातृत्व वंदना योजना है सर। अच्छा बताइए, तो बहुत अच्छा ये बताइए, योजना चलाया गया। अगर आप एसडीएम है और 80 वर्ष से ऊपर का एक वृद्ध आपके यहाँ आता है वृद्धावस्था पेंशन मांगने के लिए, तो आप उसको जो फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको संस्तुति के लिए कहाँ भेजते हैं? कैसे चैनल भेजेंगे? उनको तो ब्लॉक में भेजेंगे सर। किसके पास ब्लॉक में भेजेंगे? सर जैक तो पता नहीं है सर, गेस कर सकता हूँ। कितना मिलता है इसमें धनराशि? सर 500 रुपये मिलते हैं। 80 वर्ष के ऊपर वाले को 500 मिलते हैं सर, उसके नीचे वाले को 400 रुपये। अच्छा ठीक है, अच्छी बात। अच्छा ये मुझे बताइए, बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हाँ? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है सर कृषि के क्षेत्र। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता है?
डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर। अच्छा कोई बात नहीं। हेड काउंट मेथड क्या होता है? सर सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा सर। हेड काउंट मेथड किसको कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए वेटिंग पीरियड क्या होता है? सर एक्चुअली सर, अगर कोई भी अगर मजदूर अगर कहीं काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, तो अगर वो अगर उसको चोट लग जाती है तो 3 दिन का सर एक वेटिंग टाइम दिया जाता है। उसके बाद उसको टेम्पोररी डिसेबलमेंट में रख दिया जाता है। श्रमिक में एक श्रमिक का प्रकार होता है जिसको हम लोग घर खाता श्रमिक कहते हैं। ये घर खाता श्रमिक क्या होते हैं? सर ये बीड़ी एंड सिगार वर्कर के में आया है एक्ट में। इसमें सर एक्चुअली सर इनको कहीं पे वर्किंग प्लेस पे ना भेज के अपने घर पे ही तो काम करते हैं, उसको घर जाकर श्रमिक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक वाइट कॉलर जॉब और ग्रे कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब, इसमें क्या अंतर है? सर ब्लू कॉलर जॉब वो श्रमिक हैं जो कि माइंस में काम करते हैं। व्हाइट कॉलर जो लेबर वो हैं जो कि क्लर्कियल और सुपरवाइजरी जॉब करते हैं। और ग्रे कॉलर जॉब है जो सर डॉक्टर्स उनके श्रेणी में आते हैं और इंजीनियर्स आते हैं। और ये लोग आप तो सेवा में है तो ग्रेच्युटी भी प्राप्त करेंगे। तो ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? ग्रेच्युटी सर मिनिमम 5 इयर्स का जॉब होना चाहिए सर। और ये रिटायरमेंट होने के बाद जैसे गिफ्ट के रूप में जितना आप सर्व किया कोई डिपार्टमेंट में सर, वो उसके टर्म में सर एक आफ्टर रिटायरमेंट सुपरएनुएशन होने के बाद आपको सर एक रकम दी जाती है सर, जिसका मैक्सिमम तो 20 लाख होता है सर। उसका एक फॉर्मूला है जिससे लोग कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम 5 इयर्स कोई प्रतिष्ठान में जॉब होना चाहिए। अच्छा एक व्यक्ति का मैं नाम लेता हूँ, आप बताइए कि उस किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? विलियम जी मॉर्गन। सर एक्चुअली सर वॉलीबॉल के तो खोज इन्वेंटर जो है विलियम जी मॉर्गन जी हैं। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? यूएस के रहने वाले हैं सर। यूएस के रहने वाले हैं। अच्छा वॉलीबॉल में किसी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? सर एक टीम में सर 6 प्लेयर होते हैं। 6 प्लेयर होते हैं। जो नेट होता है उसकी नेट की ऊंचाई कितनी होती है? नेट की ऊंचाई या पूल की ऊंचाई सर? नहीं, नेट की ऊंचाई कितनी होती है? कितने ऊंचाई पर नेट बांधा जाता है? सर वो मीटर के लिए सर 2.43 मीटर है और फीमेल के लिए सर 2.24 मीटर है। सही है। अच्छा ये बताइए अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है? सर अभी सर अगर ओलंपिक में देखा जाए सर तो वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील है। कौन है? नहीं सुन नहीं पाया। सर ओलंपिक में सर ब्राजील ने जीता है गोल्ड। अच्छा 2016 में सर। अच्छा 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 ठीक है चलिए। अच्छा ये वॉलीबॉल किस कंट्री का नेशनल गेम है?
वॉलीबॉल तो श्रीलंका में का नेशनल गेम है सर। सही। अच्छा ये बताइए कि वॉलीबॉल के अतिरिक्त आपका और कोई हॉबी है? सर एक्चुअली सर ऑफिस से मतलब जब काम खत्म होती है तो वहाँ पे वॉलीबॉल होता है सर कैंपस में। हाँ हाँ। तो हम लोग वॉलीबॉल ही खेलते हैं और उसके बाद सर कभी कभी लेजर टाइम में सैटरडे संडे को छुट्टी में देख लिया करते हैं सर। अच्छा क्या कर लेते हैं सर, सुना नहीं मैंने। मूवीज देखते हैं। अच्छा मूवीज़ देखते हैं। अच्छा मूवी में कोई पसंदीदा कलाकार? सर इरफान खान है। सलमान खान? इरफान खान थे सर। अच्छा सलमान खान जी। इरफान खान। इरफान खान, अच्छा इरफान खान। नहीं, अच्छा, इरफान खान जो चले गए इरफान खान ना? यस सर। अच्छा इरफान की कौन कौन सी फिल्में आपने देखी है? उनका जो आवाज़ ही कट रही है। बायोग्राफी है सर, 5 नंबर का, वो बहुत तारीफ करते हैं सर। इरफान खान इंटरनेशनल हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। किन किन हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है? हेलो। आई थिंक सर वो सब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा कोई बात नहीं है। आप बता सकते हैं कि इरफान खान किस इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले थे? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, गुड। चलिए अच्छी बात है। पेपर पढ़ते हैं? पेपर पढ़ते हैं? यस सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर हिंदुस्तान पढ़ लेते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, एक बिल जो कल राज्यसभा में पेश होगी संडे के दिन, वो बिल बहुत विवादास्पद रह रहा है। उसमें सत्ता पक्ष में शामिल जो दल है, उसने एक दल ने के मंत्री ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। वो किस बिल को लेकर के इस्तीफ़ा दिए हैं? किसान के लिए एक बिल आ रही है। क्या उसमें उसके लिए सर वो किस चीज़ को लेकर के ये विवाद है? सर एक्चुअली पहला भी बात है। पहले क्या था कि व्यापारी लोग जो एक्स्ट्रा जो स्टॉक करते थे पहले तक तो उसको रोक दिया गया। इस बिल में संशोधन करके सर उनको फ्री दिया जा रहा है, वो ज़्यादातर स्टॉक कर सकते हैं। नहीं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको सरकार विड्रॉ कर रही है। यस सर। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो किसान तो बिल्कुल मारा जाएगा। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के आगे किसान टिक पाएगा क्या, भारतीय किसान? सर 3 बातों पे हो रही थी सर वहाँ पे। अच्छा सर पहला बार एसेंशियल गुड्स का था सर। उस पे सर क्या था कि अगर कोई भी व्यापारी जो था पहले स्टॉक करके नहीं रख सकता ज़्यादा सामान, लेकिन सर इस संशोधन में वो स्टॉक कर सकता है। सेकंड था कि अगर व्यापारी लोग पहले क्या था कि किसान लोग एपीएमसी मार्केट में ही जाके बेचते थे, और उसमें आप चेंजेस करके उसको कहीं बाहर भी आप बेच सकते हैं। तीसरा संशोधन हटाने का सर। इसमें सर पंजाब के जो हाउस मिनिस्टर करके कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने रिजाइन कर दिया पार्टी से। चलिए मैं आपका साक्षात्कार यहीं समाप्त करता हूँ रवि जी, चूँकि
बहुत क्लियर आवाज़ मुझे मिल नहीं पा रही है। मैं किसी और दिन भी आपको ज़रूर बुलाऊंगा, क्योंकि बहुत बातें मुझे और भी करनी थी आपसे, लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि आवाज़ बहुत कट रही है और मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ढंग से आपको। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। अब समय भी समाप्ति हो रहा है, मैं किसी और दिन आपसे ज़रूर फिर बात करूँगा।